मॉर्निंग। आज हम गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुप्त वंश के शासक हैं वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे, लेकिन गुप्त वंश के शासक हैं उनमें धार्मिक सहिष्णुता की भावना भी थी, यानी सभी धर्मों का वो आदर करते थे। इसलिए उन्होंने जैन व बौद्ध धर्म को भी प्राचुर्य दिया था। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी किया गया था। अब हम देखते हैं कि गुप्त वंश के राजकाज की भाषा है वो थी संस्कृत। राजकाज की भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में महान गणितज्ञ हुए हैं, नाटककार हुए हैं, कवि हुए हैं। तो उनमें हम देखते हैं कि सबसे पहले गुप्त काल के महान नाटककार थे कालिदास। कालिदास ने एक नाटक लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी कालिदास ने। इसके साथ साथ कालिदास ने महाकाव्य भी लिखे थे, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतुसंहार व मेघदूत। ऋतुसंहार व मेघदूत ये रचनाएं थी कालिदास की। कालिदास के अलावा गुप्त काल में एक नाटककार हुए शूद्रक, जिनका महान नाटक था मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम नाटक की रचना की। और इसके बाद हुए हैं विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। ये थे महान नाटककार गुप्त काल के। इसके अलावा गुप्त काल के महान गणितज्ञ हुए हैं, जिनमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, महान गणितज्ञ जिनमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर ये प्रमुख है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था और यहीं से दशमलव प्रणाली है वो यूरोप गई। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया। इसके अलावा ये वे गुप्त काल के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और वराहमिहिर, जिनका योगदान था दशमलव प्रणाली का आविष्कार जो गुप्त काल में किया गया था। इसके अलावा है कि गुप्त काल है उसमें चंद्र विदेशी यात्री आया था, चीनी यात्री, और उनका नाम था फाहियान। चीनी यात्री फाहियान है वो भारत आया था गुप्त काल के समय। और किसका शासनकाल था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे और इन्होंने गुप्त काल की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया। और इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि गुप्त काल में जनता है वो आनंद में थी, सुख चैन से रहती थी और अच्छा शासन है गुप्त वंश के शासकों द्वारा किया जा रहा था। किसी प्रकार की चोरी भी नहीं होती थी, सुशासन था। तो ये चीनी यात्री फाहियान है, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आए थे और गुप्त काल की राजनीतिक व्यवस्था का इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं कि गुप्त काल में वैदिक धर्म को मानते थे अधिकांश शासक है वो, लेकिन उनमें धार्मिक सहिष्णुता की भावना भी थी। उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को भी प्राचुर्य दिया है। और
गुप्त काल में महान गणितज्ञ भी हुए हैं, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में किया गया था, जो यहीं से यूरोप गई है। और इसके अलावा महान नाटककार भी हुए हैं, कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की, शूद्रक मृच्छकटिकम नाटक की रचना की, और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। इनके अलावा चीनी यात्री फाहियान है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया। इसके साथ साथ गुप्त काल में स्थापत्य कला, वास्तुकला, चित्रकला का भी विकास हुआ था, जिसके उदाहरण हमें दिल्ली स्थित लोह स्तंभ में देखने को मिलता है। दिल्ली स्थित लोह स्तंभ और सुल्तानगंज में बुद्ध की प्रतिमा से मिलता है कि ये गुप्त काल की ही प्रमुख स्थापत्य कला थी। इसलिए गुप्त काल है वो एक तरह से स्वर्णिम काल गुप्त काल को हमें कह सकते हैं कि कला का, साहित्य का, संगीत का विकास है वो गुप्त काल में सर्वाधिक हुआ था। और गुप्त काल में जो शासक हुए उनमें धार्मिक सहिष्णुता की भावना भी थी। ये गुप्त काल का सांस्कृतिक योगदान है। इसके साथ साथ गुप्त काल की हम सामाजिक व्यवस्था देखें तो गुप्त कालीन सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की स्थिति है वो अच्छी थी। स्त्रियों को पुरुषों के साथ धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। गुप्त काल की सामाजिक स्थिति में स्त्रियों की स्थिति है वो अच्छी थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही धार्मिक कार्यों में भाग लेते थे। स्त्री के बिना पुरुष वो किसी प्रकार का यज्ञ हवन आदि में नहीं बैठ सकता था। और मेन सामाजिक व्यवस्था गुप्त काल में क्या था? वर्ण व्यवस्था कि 4 मुख्य वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 मुख्य वर्ण थे। ब्राह्मणों का कार्य था अध्ययन, अध्यापन करवाना, यज्ञ करवाना। क्षत्रियों का कार्य था राज्य की रक्षा करना। वैश्यों का कार्य था व्यापार वाणिज्य करना। और शूद्रों का कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये वर्ण व्यवस्थाएं ये गुप्त काल में मौजूद थी। धन्यवाद।